आयुषी, राधे राधे मोहित, गुड इवनिंग दिवांशु, गुलिस्ता, प्रज्ञा, अंकिता, शिवांश, रक्षा, योगेश, भव्या, कशिश. Okay, very good evening guys. I hope I'm properly audible and visible to everyone. Looks good to me. Perfect. Everything's good. Good evening समीक्षा भारती. Very good evening. चलिए. So देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 304B को काफी डिटेल में समझा था कि व्हाट एग्जैक्टली 304B इज ऑल अबाउट. ठीक, आज हम लोग उसी के अराउंड नोट मेकिंग करेंगे, साथ साथ में और भी कुछ बेसिक जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं सेक्शन 304B के उनको एड्रेस करेंगे ना. मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउरी डेथ से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, मतलब बहुत सारे अगर ना भी बने तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर कहीं से बनते हैं तो वो डाउरी डेथ का एरिया है. दिस इज एन एरिया वेयरइन यू विल फाइंड क्वेश्चंस बेसिकली अराउंड व्हाट एग्जैक्टली इज डाउरी डेथ. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ से, बट मोर और लेस जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं कि डाउरी डेथ क्या होता है, या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, या उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह, ये सारी चीजें आपसे डाउरी डेथ में पूछी जाती है ऑर्डिनरी सेंस में. अच्छा, जब आप डाउरी डेथ को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि डाउरी डेथ जो है वो अपने आप में एक सिंगल ऑफेंस सिंगल वर्टिकल पे नहीं चलता. डाउरी डेथ के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्रूअल्टी है. ठीक, डाउरी डेथ का एक और वर्टिकल है दैट इज डेथ. ऑब्वियसली डाउरी डेथ का एक और वर्टिकल है दैट इज प्रिजम्पशन, क्योंकि प्रिजम्पशन भी स्टडी किया जाता है डाउरी डेथ का 113B के कॉन्टेक्स्ट में. तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. प्लस डाउरी डेथ ना सिर्फ आईपीसी के लिए सिग्निफिकेंट है बल्कि प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, ठीक, उसके अराउंड भी ये एक बेसिक सा फंडामेंटल हम कह सकते हैं ऑफेंस बन जाता है, जिसको कि डिस्कस किया जाता है. ठीक, 304B के साथ 306 लगता है क्या? नहीं. जब 304B एप्लीकेबल होता है तो 306 को साइड में रखा जाता है, यानी दोनों में से कोई एक ही ऐसा ऑफेंस होगा या एक ही ऐसा चार्ज होगा जिसके लिए आपको लायबल किया जाएगा. अगर कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि यहाँ पे सुसाइड जो है, ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सुसाइड है दैट हैज बीन ड्यू टू क्रूअल्टी, दैट हैज बीन ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ क्रूअल्टी और हरासमेंट, यानी कि 498A जनित अगर कोई क्रूअल्टी है तो फिर हम उसे सुसाइड की कैटेगरी में 306 में लेकर के जाते हैं. ठीक, अच्छा, ये क्रूअल्टी सिर्फ और सिर्फ डाउरी के कॉन्टेक्स्ट में हो ये जरूरी नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था. एक चीज जो हमें और ध्यान में रखनी होती है व्हेन वी स्टडी डाउरी डेथ, दैट इज जब इसका 306, जैसा कि अभी किसने बोला, भूमिका ने बताया कि डिफरेंस भी पूछा जाता है बिटवीन 304B एंड 306. तो अगर 304B 306 के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है तो द रूल इज वेरी वेरी सिंपल. वन इज दैट देयर इज डाउरी डेथ एंड द अदर देयर इज अ सुसाइड. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे भी क्रूअल्टी का कोई एक सिनेरियो है और डेथ कॉज की गई है तो वो डाउरी डेथ में चार्ज की जाती है. अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो है जो कि डेथ कॉज नहीं करता लेकिन पूरी तरीके से अवेट करता है कि व्यक्ति सुसाइड कर ले, उसकी मेंटल स्थिति ऐसी कर दी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो फिर ये चला जाता है सेक्शन 306 में. अच्छा, डाउरी डेथ के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन रेलेवेंट है? 113B. 306 के कॉन्टेक्स्ट में या सुसाइड इन केसेस ऑफ क्रूअल्टी उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेक्शन रेलेवेंट है? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन. 113A. So you see that is where the difference lies. Dowry death under section 304B and suicide committed by a woman under section 306 abatement via cruelty. भले दोनों का ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन 498A का हो सकता है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस यही आ जाता है कि एक जगह पे सुसाइड हुई है और सुसाइड नोट से पता चला है या प्रीवियस सर्कमस्टेंसेस से पता चला है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस से पता चला है दैट देयर वाज क्रूअल्टी. डाउरी डेथ के केस में अननेचुरल डेथ हुई है या फिर किसी व्यक्ति को सामने बैठ करके अगर उसकी डेथ कॉज करवाई जाए. ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, जब मैं आप लोगों को कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कॉजिंग डेथ में ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आप सामने वाले के सामने बैठ जाओ और उस व्यक्ति को दूसरा कोई और चारा ही ना दो, या तो तुम खुद को गोली मार लो या मैं तुम्हें गोली मार लूंगा. तो ये चीज पैरेलली मानी जाती है इन कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड कि भाई अगर ऐसी स्थिति आप क्रिएट कर दो सामने वाले व्यक्ति के लिए जहां पे वो व्यक्ति खुद वो एक्ट कमिट कर ले. ठीक, ये रेगुलर अबेटमेंट नहीं है, यहाँ पे आपने उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं छोड़ा, या तो खुद गोली मार लो या हम गोली मार देते. ठीक, तो ऐसी स्थिति में वो फॉल करेगा डाउरी डेथ की कैटेगरी में. अदरवाइज अगर जाता है तो सुसाइड की कैटेगरी में. तो यहाँ 113B, यहाँ पे 113A. यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, प्रॉपर बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स. यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मे चलता है. इफ यू हैव रेड सेक्शन 113A, ठीक, तो यहाँ पे मे प्रिज्यूम चलता है और यहाँ पे शैल प्रिज्यूम चलता है. याद है किसी को? एविडेंस पढ़ा है आप लोगों ने? मतलब जिन लोगों ने पढ़ा है उनको याद होगा. ठीक, मे प्रिजम्पशन चलता है 113A में, 113B में शैल प्रिजम्पशन चलता है. तो इस वजह से यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ का नेचर भी चेंज हो जाता है. This is how it works out for section 113A and 113B in context to 304B and 306. ठीक है सर, मुझे यही जानना है यूथेनेशिया डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया समझाऊंगा मोहित. अभी एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया को मोहित हम लोग 306 में स्टडी करने वाले हैं, तो वहां पे आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, डोंट वरी. देखो, सो हाँ, उस पे भी जाएंगे, 309 में भी देखेंगे. ठीक है, करके चलते हैं. सो 304B के जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी वर्टिकल्स मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाए थे, क्या वो आपके दिमाग में क्लियर हैं? पहले तो एक बार बता दो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है उसमें बेचारे एकदम घुस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 304B कैसे अप्लाई करेंगे, 304B के साथ 302. अभी नोट मेकिंग होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, नोट मेकिंग करवाऊंगा. लेकिन ये ध्यान रखना कि 304B का जो मामला है उसके साथ उसको हम एक लेजिस्लेटिव एरर मानते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट एज अ जज, एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी अ जुडिशियल सर्विस ऑफिसर. 304B is a legislative error because of which the doctrine of
rarest of rare cannot properly be applied by the courts of law. ठीक, सिंपल सा पॉइंट है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को सेक्शन 304B उसके पर्पस को डिफीट करता है। अब क्योंकि डिफीट कर रहा है तो इसीलिए कोर्ट्स को इसके साथ में 302 लगाना चाहिए। अगर कोर्ट यहाँ पे 302 लगाती है, कोर्ट को सर्कमस्टेंसेस ऐसे लग रहे हैं कि यार ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, ठीक है, या फिर बारबैरिक डेथ कॉज की गई है किसी व्यक्ति की, तो फिर या किसी महिला की स्पेसिफिकली, तो 302 में हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को पनिश किया जाए, मैक्सिमम पनिशमेंट उन लोगों को प्रोवाइड की जाए। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। बट मुझे ये कंफ्यूजन है कि जिसमें 304B एंड 302 दोनों लगेंगे, तो 302 सिर्फ हस्बैंड पर लगेगा या उसके रिलेटिव्स पे भी लगेगा, सब पे लगेगा। इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, ठीक है, इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर 302 लग रहा है, 304B के साथ 302 लग रहा है, इफ लेट्स से देयर आर एविडेंसेस टू शो दैट देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स इन द ब्रूटल मर्डर ऑफ द वाइफ, ठीक, तो देयर कैन बी अ पर्सन हु कैन बी अ प्रिंसिपल ऑफेंडर। एक व्यक्ति हो सकता है जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होगा, और ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो कि एक्सेसरी हो सकते हैं। Yes, you know the difference between the two. Principal offender is the person जो actually offense कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक स्क्रीन पे देखना, इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है वो यहाँ से इस वाले व्यक्ति को एक चाकू पकड़ाता है, और अब ये वाला व्यक्ति हिट करके सामने वाले व्यक्ति को मारता है, ठीक। तो अब इसमें जो एक्सेसरी है, एक्सेसरी की लायबिलिटी भी इक्विवेलेंटली पड़ती है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफेंडर की होती है। दैट्स द रूल। प्रिंसिपल ऑफेंडर अगर हस्बैंड ही है तब भी सब, हाँ बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, 100% लग सकता है, क्योंकि दैट इज द पर्पस ऑफ 304B। आप इस चीज को समझो, 302 का इंटेंशन ये होता है, ठीक है। अगर 302 का इंटेंशन होता है तो अगर 304B का इंटेंशन होता है तो उसमें सिर्फ हस्बैंड को तो आप लायबल करोगे नहीं, हस्बैंड और उसके रिलेटिव सभी लोगों को लायबल करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक जो पॉइंट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि 304B की मान लीजिए लायबिलिटी लग रही है 5 लोगों पे, 304B की लायबिलिटी लग रही है हस्बैंड के ऊपर, उसके फादर के ऊपर, उसकी मदर के ऊपर, उसके ब्रदर के ऊपर, और उसकी ब्रदर की वाइफ के ऊपर, यानी कि भैया और भाभी। तो ये 5 लोग हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक, ध्यान से समझिएगा। हस्बैंड, फादर, मदर मतलब सास ससुर, और जीजा, और जेठ जी और जेठानी जी, इन लोगों पे चार्जेस लगे 304B के। स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफेंडर जो है, मेन बंदा जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो हस्बैंड है, ठीक, ना दोज हु लिव अंडर द रूफ वाला हिसाब नहीं होता है, वो तो अगर आप एकदम मैकेनिकल अप्रोच लेके चलोगे तो ही आएगा, वरना ऐसा नहीं, नॉट एग्जैक्टली, ठीक। बट ऑब्वियसली अगर सब लोग एक रूफ के अंडर रह रहे हैं तो ज्यादातर केसेस में जब FIR लिखी जाती है पुलिस के द्वारा तो वो सभी लोगों पे चार्ज लगाते हैं। चार्ज क्या मतलब, वो सभी लोगों के नाम तो लिख ही लेते हैं, नाम जो FIR होती है जनरली 304B के मामलों में। तो समझना इसको, ऐसा जब भी सिनेरियो आएगा ना, भले इनका सभी का कन्विक्शन 304B में ही हो, क्या आपको लगता है ये जरूरी है कि सबकी सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट होगी? सबका कन्विक्शन 304B में ही हुआ है, डू यू थिंक दैट दे विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट? नो, उनकी लायबिलिटी 304B के वाया ही एस्टैब्लिश की जाती है, बट उनमें भी कोर्ट ऑफ लॉ ये देखता है कि मेजर प्रपोर्शन किसका था या मेजर इन्वॉल्वमेंट किसका था, और उसके हिसाब से कोर्ट पनिश करती है। अब सवाल ये आता है कि 302 क्या लगेगा सभी पे? हाँ बिल्कुल लगेगा, 100% 302 भी अप्लाई किया जा सकता है सभी लोगों पे, ठीक। डिपेंड करता है कि सबने कितना हम कह सकते हैं एक तरीके से कितना योगदान दिया है। दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। कई बार ऐसा होता है, ब्राइड बर्निंग के केसेस होते हैं जहां पे हस्बैंड की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर के ये काम कर रही है, ठीक। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को 304B में रखना और किसी व्यक्ति को 302 में सजा देना ये अनफेयर है। दोनों को 302 में अगर सजा बनती है तो मिलनी ही चाहिए। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। बट देन अगेन ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड होता है, इसीलिए मैंने कल बताया था कि 304B के साथ 302 लगाना है कि नहीं लगाना है, ये भी कोर्ट का डिस्क्रिशन, ठीक। ये चीज अभी हम लोग लिखने वाले हैं, we'll be noting this down. This is court's discretion to decide whether to apply 302 or not. In 90% of the case, the Supreme Court in various cases has already said that if the trial court wants, they should be applying, and if the trial court finds it correct with the facts and circumstances in front of it, तो हमेशा उन्हें 304B के साथ 302 लगाना ही चाहिए। That's the rule. But मान लो कि कभी अगर ट्रायल कोर्ट के सामने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए जहां पे ब्रूटैलिटी नहीं दिख रही है, या फिर ट्रायल कोर्ट ने 302 नहीं लगाया फॉर इंस्टेंस, तो क्या आप ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे, मना कर देंगे, एकदम डिस्कार्ड कर देंगे कि पूरा गलत है ये सब कुछ? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। हालांकि ट्रायल कोर्ट ऐसा करेगा नहीं, ट्रायल कोर्ट ऐसी गलती नहीं करेगा, ट्रायल कोर्ट कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, 302 लगाएगा ही। लेकिन अगर वो ना लगाए तो आप उसके डिसीजन को किसी भी तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, कंसिडर करेंगे। और 302 ट्रायल कोर्ट क्यों लगाएगा ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया ही था, रीजन है उसका, ठीक। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट भूमिका, वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। दैट इज द रूल ऑफ थंब, यही तो पॉइंट है। दे विल हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंट ना भाई। ये तो भाई प्रैक्टिकली सोचो, 99.99% केसेस में द ट्रायल कोर्ट विल बी फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। लेकिन डिसीजन दे दिया तो दे दिया, गेटिंग माय पॉइंट। भूमिका मतलब नॉट भूमिका, एवरीवन एल्स, बेसिक चीज है। ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई यहाँ पे 302 नहीं बनता, 304B ही लगाएंगे हम, ठीक। ऑल्दो सिमिलर मामले में ऑलरेडी हाई कोर्ट 304B और 302 साथ में लगा चुका है, ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने नहीं लगा, ठीक है भाई। जब उस जज की बारी आएगी तो प्रमोशन उसका डिले कर देंगे,
उसके यूनिट ऑफ केसेस के जो रिवर्सल्स हैं वो चेक कर लिए जाएंगे कि भैया जब इनके मामले तो हाई कोर्ट में जाके सारे ही पलटते जा रहे हैं, दैट मींस इनकी डिसीजन मेकिंग खराब है, या ये इनका प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने वाला जो रूल है ये रेशियो डेसिडेंट को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो वो तो क्या, वो तो ट्रायल जज ऐसे में बंधा होता है, ट्रायल जज के हाथ बंधे होते हैं, सेशन जज के हाथ बंधे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि 304 बी के साथ ऑर्डिनरली 302 लगाएंगे, अगर मान लो नहीं भी लगाया तो भी जजमेंट को आप डिस्कार्ड नहीं करते, क्योंकि आप बोलते हो कि हाँ ठीक है लगा दिया तो लगा दिया, दैट्स इट, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली ये सोचो कि बाकी अगर जो मामले होते हैं, ठीक है, उन मामलों में ऐसा एरर नहीं होता ना, इस मामले में एरर है, त्रुटि है, गड़बड़ है, इस चक्कर में ये पूरा लाग लपेट चलता है। चलिए, सो अब सेक्शन नंबर 304 बी को एड्रेस करते हुए इस पे नोट मेकिंग कर लेते हैं। बेसिक नोट मेकिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स पे ही फोकस करना होता है। ठीक, सो जस्ट राइट दिस डाउन, लिख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग इज लाइक द सेम। सेक्शन पहले तो हेडिंग बना ले, डाउरी डेथ, दिस मेक अ हेडिंग डाउरी डेथ। सेक्शन 304B IPC, सेक्शन 304B IPC were inserted by 304B IPC and 113B, गलत कृति, आप सही। सेक्शन 304B IPC and 113B of Indian Evidence Act were inserted by Dowry Prohibition ब्रैकेट में लिखना Amendment Act, Dowry Prohibition Amendment Act 1986 for combating the menace of dowry killings. Menace of dowry killings. The attempt was to encounter difficulties for combating the menace of dowry killings. Full stop. The attempt was to encounter the difficulties of proof by creating a presumption. Amendment Act 1986 यहाँ सामने लिखा है, ये देखो, for combating the menace for dowry killing, full stop. The attempt was to encounter difficulties of proof by creating a presumption. Obviously the presumption is something which is in favor of the victim, ठीक है, it is in favor of the victim. Next point में लिख लीजिए, next line में लिखिए, the attempt was to encounter difficulties of proof by creating a presumption. सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाओ क्योंकि हंस जाओगे, ठीक। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी शेयर किया, देख लेते हैं। राइट, शॉर्ट नोट ऑन डाउरी डेथ, हाँ, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए, थैंक यू मोहित। देखिए, ज्यादातर जो आप लोग क्वेश्चंस देखते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। I'll zoom it, ये देख सकते हैं आप लोग, डाउरी डेथ, एसेंशियल 7, यही सब आता है। मैं आपको फिर भी इन डिटेल इसलिए बता दे रहा हूँ बच्चे, ताकि हाँ मोस्टली इंग्रेडिएंट्स ही है, बट थैंक यू सो मच, ठीक है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू डाउरी डेथ। इसीलिए आई विल मेक श्योर दैट द नोट्स आर एग्जॉस्टिव। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम 4 पेज आपको लिखना 2 ही पेज, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट कहां से करेंगे आंसर राइटिंग। देखिए, जनरली अगर डाउरी डेथ के क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्ट नोट में नहीं आते, जैसे अभी मोहित ने अभी क्वेश्चन दिखाया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो शॉर्ट नोट में आया है, ठीक, दिस इज वन क्वेश्चन, यहाँ पे इसका ईयर भी लिखा है, एमपीसीजे में आया शायद 1998 और पंजाब में आया। सो अदरवाइज अगर आप इसको देखो, वैसे ही और भी जगहों पे आया हुआ है, लेकिन अगर अदरवाइज आप लोग देखेंगे तो डाउरी डेथ के जो क्वेश्चंस है वो जनरली इतने बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वो आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे। सो हाँ, फैक्चुअल भी आए हुए हैं, आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रक्षा पूछ रही है मोहित कौन सी बुक है, दिस इज परीक्षा मंथन बेटा, परीक्षा मंथन आप लोगे उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, अच्छी देख सकते हो। बट तब जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद परीक्षा मंथन देखोगे, बहुत अच्छी किताब है। अब देखो जरा, व्हेन यू लुक एट द पॉइंट ऑफ डाउरी डेथ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रज्ञा ने, अगर डाउरी डेथ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको लिखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को चाहूं तो पहले सिनॉप्सिस ही बनवा देता हूं इसकी। आंसर कभी भी अगर डाउरी डेथ का लिखो, अनलेस इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए भूमिका मैं बता चुका हूं दिल्ली में, आप लोग के तो दिल्ली में डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट दैट फैक्चुअल आंसर। बट स्पेसिफिकली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, डायरेक्ट केसेस, आई मीन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाए, तो इसको लिखने का एक बहुत बेसिक तरीका होता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट विद द प्रोविजन कि डाउरी डेथ हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन दिस, ठीक है। नाउ बिकॉज़ अच्छी किताब है, डेफिनेटली अच्छी किताब है। अरे प्रज्ञा, हाँ मोहित बता देना प्लीज बेटा इसको बाद में, ठीक। सुन लो, सबसे पहले तो सेक्शन, नाउ व्हेन यू नो दैट देयर इज अ सेक्शन, ऑब्वियसली व्हेन यू नो दैट इट इज ए और बी आफ्टर दैट सेक्शन, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज आप लोग लिखते हैं अमेंडमेंट। ये कौन सा अमेंडमेंट से आया, सेक्शन नंबर 304B, अमेंडमेंट इज ऑफ 1986, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या इंक्लूड करते हैं आप, नेक्स्ट चीज आप इसका ऑब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं, पर्पस, ठीक है। आप इसके बाद नेक्स्ट चीज इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंक्लूड करने के बाद या पर्पस इंक्लूड करने के बाद आप आते हैं इंग्रेडिएंट्स पे।
इंग्रेडिएंट्स आपने शॉर्ट 5-6-7 इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, नाउ अनलेस यू आर आस्क्ड अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्रेडिएंट, जैसे कि आपसे इंग्रेडिएंट से एक सवाल पूछा जाता है, छोटा सा सवाल है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, तब भी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। द क्वेश्चन इज, ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म सून बिफोर हर डेथ सिग्निफाइज। ये आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षा मंथन में तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन और भी जगह आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। सून बिफोर हर डेथ, व्हाट डज द टर्म सून बिफोर हर डेथ सिग्निफाइज। ठीक है, सून बिफोर हर डेथ जो शब्द है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु से पहले, ठीक पहले। अब ठीक पहले मतलब कितना पहले? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 2 दिन पहले, 15 मिनट पहले, 4 साल पहले। सून बिफोर हर डेथ इज एन एम्बिगुअस वर्ड। ठीक, तो ये आप लोगों से कभी कभी इलैबोरेट करने को पूछा जाता है। तो अनलेस ऐसा ना पूछा जाए, अगर ये पूछा जाएगा तो आप सून बिफोर हर डेथ को नीचे इलैबोरेट करेंगे, यू विल इलैबोरेट इट अकॉर्डिंगली। ठीक, ये। और दूसरा, अगर ऐसा ना पूछा जाए तो फिर आप इंग्रेडिएंट्स के बाद, ठीक है, बहुत सारे हैं मोहित। इसके बाद फिर आप एक पॉइंट पे आएंगे इंग्रेडिएंट के बाद, दैट विल बी एनी ऑफ द रेलेवेंट केसेस। अगर रेलेवेंट केसेस है तो, लेकिन रेलेवेंट केसेस से पहले भी एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया। रेलेवेंट केसेस के पहले हमेशा फोकस करना कि रेलेवेंट केसेस के बिना भी आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि आप इंग्रेडिएंट्स के बाद सीधे बर्डन ऑफ प्रूफ पे आओ। बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ को एड्रेस कर दो कि भैया इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्राइमरली किस पे होता है और उसके बाद किस पे होता है। ठीक, बर्डन ऑफ प्रूफ आपने मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद बेटा पनिशमेंट आएगी कृति, देन यू वुड मेंशन पनिशमेंट। ओके, फिर आप मेंशन करेंगे पनिशमेंट एंड उसके बाद एंड में आप लोग लिखेंगे केस लॉज इफ दे आर रिक्वायर्ड। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल बी एड्रेसिंग एनी क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू डाउरी डेथ। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू इफ ओनली इट इज आस्क्ड, वैसे चांसेस कम है, बट इफ ओनली इट इज आस्क्ड आप लोग सेक्शन 302 से इसके रिलेशन को भी एस्टैब्लिश कर देते हो। लखवीर सिंह का केस है, उसको अभी हम लोग लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि मतलब आई वुड से इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस टॉपिक मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन बन गया तो बाकी और किसी से बने चाहे ना बने, आपसे बन जाएगा। ठीक, तो इंश्योरेंस टॉपिक अपन कवर करेंगे। जब तक इससे सवाल ना आए इसको आपको एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बाकी जब तक ये ना पूछा जाए इसको आपको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी 306 रिलेटेड पूछा ना जाए तब तक 306 लिखने की जरूरत नहीं है, 498A ना पूछा जाए तब तक वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, दैट्स इट, ये ध्यान रखना। समझ में आया? समझ में आया? आप इसको अलग से अगर सवाल आया है तो ही पूछिएगा। ठीक, कंक्लूजन में यूजुअली क्या लिख सकते हैं? देखो, कंक्लूजन में किसी भी आंसर का कंक्लूजन जो होता है उसको लिखने का एक ही तरीका है हर बार, दैट इज समराइजेशन। समराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कभी भी कंक्लूजन को 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन से ज्यादा मत लिखना, तुम्हें चाहे कितना भी आता। समराइजेशन हमेशा जो होता है ना, वो बेटा ऑब्जेक्ट का होता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? क्लियर हुआ? बहुत अनंत काल से लोगों का ये सवाल आ रहा है कि कंक्लूजन में क्या लिखते हैं। कंक्लूजन में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, बस। यस, मोहित बोले सर कंक्लूजन में केस में हेल्ड हुआ। देखो, कंक्लूजन अदरवाइज ना, तो मोहित अच्छा सवाल है, बट अदरवाइज तो आपको कंक्लूजन लिखने की भी जरूरत नहीं। इवन इफ लेट्स से यू एंड योर आंसर विद द केस लॉ, नो, इवन इफ यू लेट्स से एंड योर आंसर विद द केस लॉ, दैट विल डू द जॉब। आपको अननेसेसरी कंक्लूजन समराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? आप कंक्लूजन तभी करें जब आपको ऐसा लग रहा है कि इसको इस टॉपिक को कंक्लूजन की जरूरत है और मेरे पास टाइम बचा हुआ है। अगर टाइम नहीं बचा है तो केस लॉ पे अपना क्वेश्चन खत्म करो, दैट्स इट। फिर काहे इतनी जबरदस्ती की दिक्कत कर रहे हो? दैट्स इट। हाँ, तो रिपीटेशन तो भाई, रिपीटेशन क्यों नहीं होगा? समराइजेशन या कंक्लूजन जो होगा अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा तो रिपीटेशन होना तो बनता ही है, ऑब्वियसली बनेगा। तो तुम्हें जब मालूम है रिपीटेशन हो रहा है तो काहे लिख रहे हो? अदरवाइज कंक्लूजन हमेशा ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है कि आप रेजुडिकेटा पे आंसर लिख क्यों रहे हो? कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा का यूज क्या है? कल्पेबल होमिसाइड के मर्डर को मतलब डिफरेंस जो था वो डिस्कस कर तो लिया, कंक्लूजन में लिखोगे क्या? समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए whenever you are writing any kind of conclusion, make sure if you are writing it has to be object based. If your conclusion is like, if there is no need of any conclusion, I would say end with a case law or an illustration. Either would work. Either would work. या तो अगर केस लॉ याद है तो केस लॉ लिखो, इलस्ट्रेशन याद है तो इलस्ट्रेशन लिखो। ये सही तरीका होता है। और जब तक पूछा ना जाए तब तक इन जगहों पे कूदने की जरूरत नहीं। We are clear on that. हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं लगता। इनकम्प्लीट नहीं होता बेटा। इंग्लिश का आंसर थोड़ी लिख रहे हैं, सोशल स्टडीज का थोड़ी लिख रहे हैं आंसर, लॉ का लिख रहे हैं, लॉ डिस्कस कर तो दिया, रिपीटेशन करने की जरूरत क्या है? सामने वाला व्यक्ति आपको कंक्लूजन पढ़ के नंबर नहीं देगा। बस कंक्लूजन पढ़ के तुम्हारे नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आधे नंबर का 0.25 का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन के चक्कर में फंसने की जरूरत है नहीं। केस लॉ या इलस्ट्रेशन लिखो, आगे बढ़ो। 304B का ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आप लोगों को डिक्टेट करवाया, कॉम्बेटिंग द मेनेस ऑफ डाउरी किलिंग्स। यही है, जरूरत भी नहीं है कृति। नंबर के अकॉर्डिंग यार समीक्षा, वो तो यार स्पेसिफिक अपन हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मोमेंट बेटा। सेम प्रज्ञा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि आंसर कितने पेज और वर्ड्स में होना चाहिए मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक या क्वेश्चन पर। समझना इस चीज को। हम लोग टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफी भटक रहे हैं। ठीक, मैंने, अगर आप लोग मेन स्ट्रीम अटेंड कर रहे हो ना तो मेन स्ट्रीम प्लीज देख लो ढंग से, आप लोग सब समझ जाओ। मेन स्ट्रीम के जो पिछले सेशंस हैं वो भी देख लोगे तो भी समझ जाओ।
किसी क्वेश्चन में कितने पेजेस लिखने हैं, ठीक है, कितने सब टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, कितने वर्ड्स इंक्लूड करने हैं। अब देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। इज नॉट काउंटेड एज अ वर्ड, ए इज नॉट काउंटेड एज अ वर्ड, एंड इज नॉट काउंटेड एज अ वर्ड, एट इज नॉट, बट ये यूजलेस है तुम्हारे लिए। मैं ज्ञान देने जाऊंगा तो फिर तो ज्ञान उसकी कोई सीमा नहीं, ठीक। दीज आर नॉट काउंटेड एज वर्ड्स। तो जब आप 50 वर्ड का कोई आंसर लिखते हो पीसीएसजे में या बिहार में, तो 50 वर्ड में ये सारे वर्ड्स काउंट नहीं होते, बट आपके पास वर्ड्स काउंट करने का टाइम भी नहीं होता। तो जब आप आंसर लिखो ना, आंसर हमेशा इट हैज टू बी अ कंसोलिडेशन ऑफ द कंप्लीट टॉपिक, ऑफ द टॉपिक, नॉट ऑफ व्हाट यू नो। समझ में आया? Every answer has to be the consolidation of the topic, not the consolidation of what you know. किसी को समझ में आई ये बात मैंने अभी क्या बोली है? कंसोलिडेशन ऑफ व्हाट यू नो की कोई सीमा नहीं है। तुम अगर आंसर लिखने जाओगे, ठीक है, तुम अगर आंसर लिखने जाओगे तो तुम एक ही टॉपिक पे 304 बी पे कम से कम मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 20 पेज का आंसर लिखा जा सकता है सिर्फ 304 बी पे। 304 बी पे 20 पेज का आंसर बनता है अगर पूरा सब कुछ लिखोगे वर्टिकल कॉपीज। लेकिन 304 बी पे अगर 20 पेज का लिखोगे तो बाकी कैसे लिखोगे? समझ रहे हो? आर्टिकल्स होते हैं यार इस पे। तो कभी भी कोई भी जब आप आंसर लिखो ना, तो आंसर लिखते वक्त बस इस बात का ध्यान रखो कि जितना पूछा है क्या वो सारी चीजें आ गई। हाँ, उसके बाद फिर मान लो आपके पास एक्स्ट्रा बहुत बतेरा ज्ञान है, आपके पास समय ही समय है, आपको और बाकी दूसरे क्वेश्चन करने का मन भी नहीं है, और आप बस वहां पे सिर्फ बैठे हो, टाइम वेस्ट करने बैठे हो, तब आप लिखो जितना लिखना है। डोंट ट्रीट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एज योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एरर ऑफ योर लाइफ एवर एवर। वो स्टूडेंट कभी सिलेक्ट नहीं होता जिसको ज्यादा ज्ञान है, वो स्टूडेंट सिलेक्ट होता है जिसमें ज्यादा दिमाग है, जिसको मालूम है कि कहाँ कितना कम लिखना है, बस ये। ठीक, चलो अब वापस पॉइंट पे आ जाते हैं यार, अदरवाइज बहुत हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड चले जाएंगे। ठीक है, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच हनी। यस एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। मोहित चलो अब लिख लीजिए डाउरी डेथ में नेक्स्ट एक पॉइंट लिखें, द इसेंशियल्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द इसेंशियल्स ऑफ dowry death were beautifully elaborated by the Supreme Court in the case of, in the famous case of dowry death का सबसे famous case माना जाता है, was beautifully elaborated by the Supreme Court in the famous case of Shanti versus State of Haryana. Shanti versus State of Haryana, and it was provided that, this section will apply, and it was provided that this section will apply, thank you so much Arpit, whenever the occurrence of death is preceded by cruelty, whenever the occurrence of death is preceded by cruelty or harassment by husband or relatives, preceded by cruelty or harassment by husband or relatives for dowry, and the death occurs in the unnatural circumstances, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नहीं दोनों पे एप्लीकेबल है बेटे। मोहित जाहिर सी बात है क्रुएल्टी से कनेक्टेड है और डाउरी डेथ से कनेक्टेड है, तो शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन बोथ केस। ठीक, इसमें लिखे नीचे, मतलब शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 304B, for the purpose of section 304B, dowry has the same meaning as in section 2 of Dowry Prohibition Act 1961, इसकी डेफिनेशन में लिखवाने नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आपको। For the purpose of this section 304B, dowry shall have the same meaning as under section 2 of the Dowry Prohibition Act. Not a problem श्रुति, कोई बात नहीं बेटे, आराम से। In another case of Ram Kumar versus State of Haryana, yes Mohit,
In another case of Ram Kumar versus State of Haryana, (1999) का केस है ये. Supreme Court has observed that death ब्रैकेट में लिखना otherwise than in normal circumstances पूरा would mean otherwise than in normal circumstances would mean that the death was not in the usual course, but apparently under suspicious circumstances, if it was not caused by burns or bodily injury. ठीक, तो भले से जलने के कोई निशान नहीं है, चोट के कोई निशान नहीं है, लेकिन नेचुरल कोर्स में डेथ नहीं हुई, तबीयत खराब होने से डेथ नहीं हुई, किसी बीमारी से डेथ नहीं हुई, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है, तो भी 304 का प्रिजम्पशन रेज किया जाएगा. आगे लिख ले. नेक्स्ट एक पॉइंट, द टर्म हस्बैंड. अब यहां बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, इसको एड्रेस करने से पहले. हस्बैंड कौन होगा? विल ही बी अ पर्सन अंडर लिव इन रिलेशनशिप? दैट इज अ क्वेश्चन. क्या लिव इन रिलेशनशिप के व्यक्ति को हस्बैंड कहेंगे आप? विल यू कॉल अ पर्सन अंडर लिव इन रिलेशनशिप टू बी अ हस्बैंड? आंसर इज नो, नेवर. यू आर नॉट गोइंग टू कॉल समबडी हु इज अ पर्सन. देखो, ये चीज हमने पढ़ी है सीआरपीसी में, ये चीज हमने वेलुस्वामी के केस में पढ़ी है कि जब मेंटेनेंस की बात आती है अंडर सेक्शन 125, यस याद होगा आप लोगों को, है ना? जब मेंटेनेंस की बात आएगी 125 के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, समझना. अरे चलमनिया, वही उसी केस पे आ रहा हूं. चलमनिया हो गया, ये जितने भी मामले हो गए, वेलुस्वामी का हो गया, जितने भी हो, इन सभी मामलों में, ठीक है, इन सभी मामलों में जब मेंटेनेंस का एंगल लगाया जाता है, जब मेंटेनेंस की बात आती है, यानी कि जब बेनिफिट प्रोवाइड करने का इंटेंशन होता है लेजिस्लेचर का टू समबडी हु इज ऑब्वियसली अ विक्टिम ऑफ इग्नोरेंस और निग्लेक्ट, बेनिफिट के केस में जितने ज्यादा लोगों से बेनिफिट मिल सकता है, उतने ज्यादा लोगों को यहाँ पे हस्बैंड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता. समझ में आया? डिड यू गेट दिस पॉइंट? पूरा ये इसका रीजन समझ में आया क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? जब मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भले एक व्यक्ति के लिए, हस्बैंड के लिए एक प्रकार की सजा है, किंतु ये मेंटेनेंस, ये भरण पोषण का जो अमाउंट है, ये विक्टिम के लिए जो निग्लेक्ट किया गया है, जिसको इग्नोर किया गया है, उसके लिए ये एक बेनिफिट की तरह है. तो बेनिफिट किसी भी प्रकार से दिया जाने का प्रयास किया जाता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के द्वारा कि भाई विक्टिम जो है उसको सर्वाइव करने में दिक्कत ना. लेकिन जब आप सेक्शन 304B का पर्पस देखेंगे, ठीक है, जब आप सेक्शन 304B का पर्पस देखेंगे, तो यहाँ पे पर्पस इज नॉट टू गिव समबडी अ बेनिफिट, बट टू गिव अ पर्सन लायबिलिटी फॉर समबडीज डेथ इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी. ठीक, तो जो पर्पस है 125 में हस्बैंड के वेक्टर को बढ़ाने का या उसके डायमीटर को बढ़ा देने का, ठीक, और 304B में 100 जो हस्बैंड है उसके नेचर को या हस्बैंड की जो डेफिनेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के पीछे का रीजन ये है कि जहां बेनिफिट मिल सकता है वहां हम बेनिफिट को एक्सटेंड करते हैं, जहां पे लायबिलिटी इंपोज होती है वहां हम उसको उतना ही रखते हैं जितना जरूरी है. ठीक, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट. ओके, अच्छा, एक और बात. हाँ, एग्जैक्टली, वेलुस्वामी में लिव इन रिलेशनशिप को हमने मैरिज लाइक रिलेशनशिप माना है. दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. क्योंकि हम लोग वेलुस्वामी में लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज लाइक रिलेशनशिप मान रहे हैं, मैरिज लाइक रिलेशनशिप मान रहे हैं, इसीलिए हम 125 का बेनिफिट देने को तैयार हैं. You know the direction in which your मतलब in which this conversation is going, ये तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. अभी पिछली 3-4 क्लासेस से तुमने ये नोटिस किया होगा कि मैं बार-बार तुमसे पूछ रहा हूँ ये समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे सामने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तुम्हारी समझ पे बेस होगा. अगर तुम्हारी समझ उतनी डेवलप हुई है तो ही तुम इंटरव्यू में इसके जवाब दे पाओगे, या तो ही तुम इसको सही ढंग से आंसर कर पाओगे या फैक्चुअल क्वेश्चंस पर एड्रेस कर पाओगे. सो मैरिज लाइक रिलेशनशिप क्या हुई? मैरिज लाइक रिलेशनशिप तब मान ली गई जब बेनिफिट प्रोवाइड करना है, लेकिन लायबिलिटी में आप इसको, लायबिलिटी देने के लिए आप इसको किसी भी तरीके से क्या नहीं कंसीडर कर सकते, इसको आप एक डाइल्यूटेड या सैचुरेटेड वर्जन आप नहीं मान सकते कि हाँ ये तो इंक्लूसिव नेचर का है, जहां हस्बैंड वाले नेचर के जितने लोग हैं सबको इंक्लूड कर लो. नहीं, आप हस्बैंड की डेफिनेशन में उसी व्यक्ति को इंक्लूड करोगे जो लीगली वेडेड है, जो प्रॉपर्ली वेडेड है, यानी कि मैरिज लाइक रिलेशनशिप. ठीक है, मैरिज लाइक रिलेशनशिप में आप लायबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे हस्बैंड की. अब फिर भी सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स का, मान लो कि सर क्या इसका मतलब ये है, पहले तो ऐसे मामले आते नहीं, ठीक, वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू दिस फैक्ट, ऐसे मामले नहीं आते. लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अ लीगल बाउंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक, आप लोगों को थोड़ा सा मैं फैमिली लॉ की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि
दैट इज आल्सो अ डोमेन व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस। लिव इन रिलेशनशिप के साथ फंडा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में कोहैबिटेशन, ठीक है, इज अ पार्ट। ठीक है, कोहैबिटेशन इज अ पार्ट। कोहैबिटेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे को पार्टनर की तरह ट्रीट करना, या एक साथ रहना, एक घर में रहना, सारा जैसे मैरिड कपल वाला एक रिलेशनशिप होता है वैसा फॉलो करना, दैट्स कोहैबिटेशन। नाउ व्हेन यू लुक एट फैमिली लॉ का अगर आप पर्सपेक्टिव देखोगे तो फैमिली लॉ का पर्सपेक्टिव होता है कॉन्जुगल राइट्स का। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म कॉन्जुगल राइट्स। Now, what exactly are conjugal rights? Conjugal rights are similar to cohabitation as we understand in general, but conjugal rights exactly section number 9. Conjugal rights का हिंदू मैरिज एक्ट में या किसी भी हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट या मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में अगर conjugal rights की बात करें तो दिस इट इज नॉट जस्ट cohabitation. ये सिर्फ cohabitation नहीं होता है, ये मैट्रिमोनियल राइट्स होती है पूरी। ठीक, these are complete matrimonial rights. मैरिटल ड्यूटी सारी जितनी भी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज में जितनी आपकी रिस्पांसिबिलिटीज एज अ हस्बैंड, जितनी एज अ रिस्पांसिबिलिटी वाइफ एज अ वाइफ आपकी आ सकती है, वो सारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। दैट्स योर कॉन्जुगल राइट। इसीलिए इन कॉन्जुगल राइट्स का कोर्ट के द्वारा रेस्टिट्यूशन भी करवाया जा सकता है। थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग को पूरी एकदम जड़ से समझ में आ जाएगा कि व्हाई आर वी नॉट कंसीडरिंग लिव इन रिलेशनशिप का बंदा इन अ हस्बैंड्स कैटेगरी। यस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वहां पे पॉसिबल है। नाउ माय फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट इज, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कोहैबिटेशन राइट्स और एनीथिंग लाइक दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं पॉसिबल है। नाउ यू गेटिंग इनटू इट। अब दिमाग चल रहा है तुम लोग का। वेरी गुड, वेरी गुड, यही समझना है। लिव इन रिलेशनशिप में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि वो मैरिज लाइक रिलेशनशिप है। वो किसी भी तरीके से, ठीक है, वो किसी भी तरीके से एग्जैक्टली मैरिज नहीं, ठीक, लेकिन बेनिफिट देने की बात आएगी, ठीक है, अगर बेनिफिट देने की बात आएगी तो बेनिफिट दिया जाएगा उसको, बंदे को हस्बैंड की तरह, पति की तरह ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, ठीक, दे विल बी ट्रीटेड लाइक अ मैरिड कपल। बट लायबिलिटी इंपोज करना या पनिशमेंट के डोमेन को वास्ट करना, इसके साथ समस्या ये है कि अगर आप पनिशमेंट के डोमेन को वास्ट करोगे और लिव इन पार्टनर को उसमें इंक्लूड करोगे, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज द फीमेल पार्टनर बाउंड टू लिव इन अ रिलेशनशिप विद हर लिव इन पार्टनर? नहीं। अगर वो छोड़ के भी चली जाए तो ये बंदा ना तो क्रूएल्टी क्लेम कर सकता है, ना ही ये एडल्ट्री क्लेम कर सकता है, ना ही ये डिजर्शन क्लेम कर सकता है, ये कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? ना ही रेस्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता व्यक्ति। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि हम 304 बी को या 304 बी में हम लोग हस्बैंड वाले पॉइंट को या जो लिव इन का पार्टनर है उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे। फॉर द सिंपल रीजन कि लिव इन वाला जो पार्टनर है, ना तो द मेल गाय ना ही फीमेल, दे हैव एनी फाउंडेशन टू लिव टुगेदर, दे हैव एनी फाउंडेशंस टू स्टे टुगेदर। तो अगर यहाँ पे जो लिव इन वाला व्यक्ति है, ठीक, कार्तिक आर्यन, अगर वो कृति सनन को कहता है कि चलो देखो गुड़िया ये सब तो ठीक है, लेकिन सुनो ना, एक फॉर्च्यूनर भी जरा घर लाती अगर तुम, तो हम हमारे माँ बाप को छाती चौड़ी करके बता देते कि देखो मंत्री की बिटिया है, मंत्री की बिटिया से शादी कर रहे हैं, उनका भी काफी इज्जत बढ़ता। वो छोड़ के चली जाएगी, नहीं रुकेगी वो लिव इन रिलेशनशिप। भाई दैट्स नॉट हाउ लिव इन रिलेशनशिप्स वर्क इन द कंट्री। कि लिव इन रिलेशनशिप वाला ही अगर जो व्यक्ति है, मेल व्यक्ति है, अगर वो फीमेल से बोलेगा कि तुम्हें डाउरी लेके आना पड़ेगा तब शादी करूंगा, तो थप्पड़ मारेगी, निकल जाएगी। दैट इज द रूल ऑफ इट। सो यू डोंट जनरली सी द केसेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप अमाउंटिंग टू एनी डाउरी डिमांड्स। अगर होती है शी इज फ्री टू लीव, दैट्स इट। ठीक, समझ में आया? कुछ जो भी बेसिक आइडिया अगर तुम्हें लग पाया होगा। पर मैरिड पर्सन के साथ लिव इन वैलिड होगा, मैरिड पर्सन के साथ लिव इन वैलिड। अब वही है, लिव इन वैलिड क्या होगा? मैरिड पर्सन अगर किसी और के साथ लिव इन में है तो दैट इज एडल्ट्री। अभी ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सर डीवी एक्ट में अलाउड होता है ना रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज के केसेस, वहां से डिराइव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डोमेस्टिक, देखो डोमेस्टिक वायलेंस हैज नथिंग टू डू विद द केसेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप अमाउंटिंग टू डाउरी। अलग है, कनेक्टेड है, ऑब्वियसली कनेक्टेड है, ठीक, लेकिन वायलेंस, ठीक, वायलेंस इज अ डिफरेंट थिंग। वहां पे अगर आप कंसीडर करोगे मैरिज लाइक रिलेशनशिप लेके चलोगे, लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसा आज की स्थिति है, आज की स्थिति में हस्बैंड्स को लीगली वेडेड हस्बैंड होना चाहिए, लीगली मैरिड हस्बैंड होना चाहिए, अदरवाइज फिर उनकी 304 बी की, आप समझ रहे हो, 304 बी की लायबिलिटी इज द लायबिलिटी ऑफ डेथ। भाई किसी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, डेथ कारित की है, अगर वैसा मामला कोर्ट के सामने आता है तो बेशक कोर्ट 304 भी लगा भी सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा मामला कोर्ट के सामने नहीं आता, ना के बराबर आता है, कभी कभी नहीं भी आता। ये पॉइंट, ठीक है, ये होगा। फेयर एनफ, दैट्स इट। ठीक, चलो, हाँ, दैट इज हाउ इट वुड वर्क। मारिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए जरा, लिख लें हस्बैंड, टर्म हस्बैंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिख लीजिए। Just write this down. रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम।
फॉर द टर्म हस्बैंड, हस्बैंड हेडिंग डालिए, उसके नीचे लिखिए 2004 का केस है बेटा। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। The absence of the definition of the term husband, the absence of the definition of the term husband to specifically include such a person who contract marriage, such a person to specifically include such person who contracts marriage, ब्रैकेट में लिखना, even ostensibly looks like a marriage। तो उससे तुम लोग के सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे एड्रेस हो जाते हैं कि मामले आते नहीं है, अगर आ रहे हैं तो देखते हैं, ठीक, अदरवाइज सिविल के होते हैं, ठीक। who contracts marriage, ब्रैकेट में लिखना, even ostensibly and cohabit with such a woman, मतलब लिव इन नहीं है बट ostensibly would mean similar grounds, and cohabit with such a woman, comma, in the purported exercise of his role, in the purported exercise of his role and status as a husband, and status as a husband। अब अगली लाइन आप लोगों को थोड़ी सही लगेगी, is no ground to exclude, is no ground to exclude, is no ground to exclude them from the purview of, is no ground to exclude them from the purview of section 304B, section 304B or 498A of IPC, 304B or 498A of IPC, comma, viewed in the context of the very object, in the context of the very object and aim of the legislation, and aim of the legislation introducing those provisions, introducing those provisions। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है? इसका मतलब ये है, एक बंदा हो गया जो कि डायरेक्टली हस्बैंड है, एक बंदा हो गया जो लिव इन पार्टनर है। ये बंदा हस्बैंड की डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है, ये व्यक्ति हस्बैंड की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करता है। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लिव इन में भी है, ठीक, हस्बैंड का रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक, और हस्बैंड का स्टेटस भी होल्ड करता है। हस्बैंड का रोल प्ले करने का मतलब होता है कि वो एज अ हस्बैंड आपके जीवन में है, और स्टेटस मतलब सोसाइटी को बताने के लिए भी उस व्यक्ति का नाम क्या रखता है आप लोग? यस, he introduces himself to the society as your husband, although there is no marriage। बस मैरिज सेरेमनी नहीं हुई है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। अब सवाल यह है कि आप 1, 2, 3 इन तीनों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन पे कि सेक्शन 304B अप्लाई करोगे? ये सवाल, दैट्स द क्वेश्चन, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द इंटरप्रिटेशन। भाई देखो, लिव इन पार्टनर्स जो होते हैं, कई बार लिव इन पार्टनर्स जो होते हैं वो इस तरीके के रिलेशनशिप में रहते हैं, विच इज एन ओपन रिलेशनशिप। ओपन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मान लीजिए कि लिव इन पार्टनर 1 है, L1, L2, now they are in an open live in relationship wherein this person can have multiple like partners, other partners, partner 1, partner 2, possible। Same is applicable for her, she can have partner 1, partner 2 and nobody cares। इस कंडीशन में आप हस्बैंड की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करोगे, ठीक, ओपन लिव इन रिलेशनशिप्स में। बट व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस व्हिच इज वेरी क्लियर कट कि भाई यहाँ पे चाहे ओपन हो चाहे ना हो, अगर आप दबे छुपे तौर पे, जैसे कौन सी मूवी थी, लुका छुपी थी क्या, ये वाली अपना लुका छुपी थी शायद, कार्तिक आर्यन वाली, कार्तिक आर्यन और कृति सनन वाली, ठीक। अब ये लोग सिर्फ अपने परिवार से छुपे हुए हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप बेस्ड मूवी है, ये लोग अपने सिर्फ और सिर्फ परिवार से छुपे हुए हैं। बाकी दुनिया के आगे ये कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं भाई? बाकी दुनिया के आगे ये लिव इन पार्टनर्स की तरह खुद को नहीं शो कर रहे कि वी आर लिव इन पार्टनर्स, वी आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप। नो, बाकी दुनिया के सामने ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं, ठीक भाई। व्यक्ति, दो लोग एक ही सेम घर में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी ऐसे कर रहे हैं कि हाँ भैया हम लोग
ये हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, ठीक, सिंपल। क्वालिफाइड हो, नॉट क्वालिफाइड। चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि पता है तुम लोग समझोगे नहीं, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोगों को समझ में आया नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। चमका, शाबाश, सेक्शन 50 आई है, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द एस्पेक्ट ऑफ इट, करेक्ट। चलो अब लिख लें नेक्स्ट पॉइंट। फॉर द टर्म बस एक लाइन लिख लें, सून बिफोर हर डेथ, हेडिंग बना लें, सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, इसमें नीचे लिख लें, just write this down, there is a case by the name of यशोदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यशोदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2004 का केस है, यशोदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें लिख लें। Guys, hold on a second. Can I come back in a minute? Just a 1 minute break. Just 1 minute. Can I? Just hold on a second. बस म्यूट कर रहा हूँ. Hold on. हाँ जी, इसमें लिख लीजिए यशोदा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. थैंक यू मोहित. These are also the cases, correct है. इसमें ये लिख लें. The legislative object in providing such a radius of time, the legislative object in providing such a radius of time by employing the words soon before her death, by employing the words soon before her death, is to emphasize the idea that her death should in all probabilities has been the aftermath of such cruelty or harassment. The aftermath of such cruelty or harassment. Full stop. In other words, aftermath of such cruelty or harassment. Full stop. In other words, there should be a reasonable, if not direct. In other words, there should be a reasonable, if not direct, nexus between her death and the dowry-related cruelty or harassment inflicted on her. As per the case of, last line, okay. If not direct nexus between her death and the dowry-related cruelty, or harassment inflicted on her. आगे लिख लें. नेक्स्ट पॉइंट लिख लें. In the case of Mustafa Shahadal Se,
Mustafa Shahadal Sheikh versus State of Maharashtra. Mustafa Shahadal Sheikh versus State of Maharashtra. It was held that next point here. It was held that there must be approximate and live link between the effect of cruelty based on dowry, proximate and live link between the effect of cruelty based on dowry, and the concerned death. Full stop. If the incident of cruelty based on dowry and the concerned death, Raksha. Full stop. If the incident of cruelty is remote in time, and has become stale enough to not to disturb the mental equilibrium. Stale enough मतलब काफी पुरानी बात हो गई. Stale enough to not to disturb the mental equilibrium of the woman concerned, it would be of no consequences. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या soon before her death जो शब्द है soon before her death, क्या ये एक मतलब is it a universal rule or is it relative term, मतलब subjective है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है. Is it subjective, relative or is it a universal rule? Subjective relative है मतलब person to person डिफर कर सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर कर सकता है. यस करेक्ट. लिख लीजिए विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. विद्या देवी versus state of Haryana. It was held that soon before bracket में soon before is a relative term full stop. Vidya Devi versus state of Haryana. Soon before short में लिखा है soon before full stop. It has to be construed in the context of specific circumstances. It has to be construed in the specific circumstances. 2004 का है, मैं बता दे रहा हूँ मोहित, चेक करना है, मैं बता दे रहा हूँ. It has to be construed in the context of specific circumstances of each case. Full stop. No hard and fast rule of universal application. Can be laid down by prescribing a time limit. 2004 का है मोहित, ठीक है. Should I give the complete citation? वैसे किसी काम का नहीं है, अगर देखना चाहो वैसे भी गूगल करोगे तो विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 आ जाएगा, ठीक है. Prescribing a time limit. Again there is a case on this point क्योंकि इस पे बहुत सवाल बनता है, जो डिफिकल्ट बनेगा वो यहीं से बनेगा. लिख लें. हाँ गीतिका, आप लोगों के हिंदी नोट्स रेडी हो गए, मैंने आज शाम का प्रॉमिस किया था. आप लोगों का जो सेक्शन आई गेस 120 ए से लेकर के 131 का जो है, या पता नहीं ये वाला शायद मिल चुका है आप लोगों को. नहीं सॉरी नॉट दिस वन. जो आप लोग का पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला है अध्याय 8, ठीक, उसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को अभी मिल जाएंगे. वेट कर लेना. इनफैक्ट एक सेकंड होल्ड करो.
हो गया, मैं बस क्लास एंड हो जाए तो मैं दोनों ही ग्रुप में डाल दूंगा। पहले वाला जो आपको है हिंदी वाला, उसमें चैप्टर 8 के पूरे हिंदी के नोट्स है, और जो दूसरा पार्ट में डालूंगा उसमें आपको 299 और 300 के जो एग्जॉस्टिव नोट्स है वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी वाले। टीपीए वाले हनी मैं एक बार मॉडल कंप्लीट हो जाए बच्चे, उसके बाद भेजूंगा, ये मैंने बताया था आज सुबह। ठीक, चल अब आगे लिख लेते हैं। इन केस ऑफ केशव चंद्र पंडा वर्सेस केशव चंद्र पंडा वर्सेस स्टेट, केशव चंद्र पंडा वर्सेस स्टेट 1995 का ये केस है। लिख लीजिए, सिर्फ एक लाइन इसमें लिखिएगा। The determination of the period which can come within the meaning of the determination of period which can come within the meaning of soon before, which can come within the meaning of soon before, is to be determined by the court, is to be determined by the court, is to be determined by the court. That is it. आगे लिख लें। The relationship, meaning of the term soon before सुने ना। The relationship between, हाँ next point है हिमांशी, the relationship between section 304B and 113B has been clearly established in the case of, ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चे क्योंकि बन गया क्वेश्चन, वैसे कम चांसेस है, अगर बन गया तो तुम्हारे पास लिखने के लिए होगा। ठीक, has been established in the case of another landmark judgment, Kashmir Kaur versus, in the case of Kashmir Kaur versus SO Punjab, Kashmir Kaur versus SO Punjab 2013 का केस है, रिसेंट है। It was stated in the case of Kashmir Kaur versus State of Punjab 2013, इसमें लिख लें। Just write this down, पहले एक लाइन लिखें। Apart from all the nexus, apart from all the nexus and guidelines of the Shanti case, Vidya case, Vidya Devi case, Mustafa case, apart from all the nexus and guidelines of the Shanti case, Vidya Devi case and the Mustafa case, Supreme Court has laid down, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वो केस है जो तुम्हारी नैया पार लगवा देगा अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो। The Supreme Court has laid down the following principles relating to section 304B, section 304B, लिख ले। अच्छा एक बात सोचो, एक टर्म होता है, मैं लिखाऊंगा बस एक लाइन बता दूं, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं लीगल फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जो सत्य नहीं है लेकिन लॉ उसको कंसीडर कर रहा है कि ये सत्य है, दैट इज नोन एज लीगल फिक्शन। ठीक, कल्पना। ठीक है, अब लॉ की कल्पना है तो जाहिर सी बात है प्रिजम्पशन बेस्ड है। अब समस्या ये है कि आपका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो आइडियली ये बोलता है कि नो पर्सन इज गिल्टी अनलेस प्रूवन, या एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस दे आर प्रूव्ड गिल्टी। यस, दिस इज द पॉइंट, एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस दे आर प्रूव्ड गिल्टी। इसका एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 113B, and 113B is a legal fiction. 113B is a legal fiction. ये अपने आप में एक फिक्शन है, कल्पना है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया है। जनरली हम मान के चलते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया है और अभियोजन पक्ष को ये साबित करना पड़ेगा कि इसने ये ऑफेंस किया है। बट 113B के साथ फंडा ये है कि यहाँ मामला उल्टा चलता है, लॉ ही है कल्पना लेके चलता है कि भैया यहाँ पे इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, ये प्रूव करे कि इसने ऐसा नहीं किया है। इस चीज को ही एड्रेस करता है आपका कश्मीर कौर का केस। तो लिख लें, just write this down, has laid down the following guidelines. Number 1, this case has laid down the following guidelines. Number 1, section 305B, section 304B, sorry, 304B
is an exception to the cardinal principle of criminal jurisprudence. Is an exception to the cardinal principles of criminal jurisprudence that a suspect in the Indian law is entitled to the protection of Article 20. A suspect under Indian law is entitled to the protection of Article 20 as well as a presumption of innocence in his favor. As well as a presumption of innocence in his favor. इसी में लिख लें the concept of deeming fiction यहाँ पे लीगल फिक्शन की बात हो रही है क्योंकि लॉ एक कल्पना कर रहा है. The concept of deeming fiction is hardly applicable. हाँ बेटा एक ही पॉइंट है. This is 1.2. दूसरा मैं लिखूंगा is hardly applicable to criminal jurisprudence. But in this case, the legislature applied this fiction to the provision of section 304B. But in this case, the legislature applied this fiction to the provision of section 304B via dash. Second point लिखिए, absolutely correct. Krati, Bhumika, Raksha, Riddhi, correct. Repeat कर दे रहा हूँ. The concept of deeming fiction is hardly applicable to criminal jurisprudence, but in this case, the legislature applied the concept of this fiction to the provisions of section 304B via, correct Sunana, 113B of Evidence Act. Second point लिखिए, just नीचे. This legal fiction resulting in a presumption is however a rebuttable presumption मुझे लग रहा वही ना वही तो बात is however a rebuttable presumption and the husband and his relatives can by leading their defense prove that the ingredients of 304B were not satisfied. आगे लिख लें. Third point. Once third point, habitat. Once the ingredients are satisfied, it will be called as a dowry death. Otherwise, तो सिर्फ death है. अगर ingredients satisfied नहीं हुए तो death है. But if the ingredients of section 304B are satisfied, if the ingredients are satisfied, it will be called as a dowry death. And by deemed fiction, and by deemed legal fiction, बस आखिरी point बेटा हो गया. And by deemed legal fiction of law, the husband or relatives will be deemed to have committed the offense. The husband or relatives will be deemed to have committed the offense. That's it. हो गया. छोटा सा सेक्शन, छोटी सी नोट में कितना खुशी आई खुशी. So guys, how was it? मजा आया? जल्दी से बताइए. ठीक है? जोरदार. मजा आना चाहिए. One of the best classes. Thank you so much. बहुत बढ़िया. ठीक है. अच्छा. First point की first line please बता दें. Section 304B is an exception to the cardinal principle of criminal jurisprudence. ठीक है? सौम्या पीछे अब ये चीज प्लीज ग्रुप पे हेल्प कर दो गाइस इन लोगों की. ठीक है? लिख ले प्लीज, इसको नोट डाउन कर ले. मोहित पूछ रहा है कि बढ़िया सर खूब प्रैक्टिस हो रही. अच्छा चलो बढ़िया है.
अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिएगा दिवांशु, ग्रुप में पूछ लो। सौम्या दिवांशु बेटे आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिए तो वहां पे बता दिया जाएगा। सर टीपीए में फाइनल ड्राफ्ट में 3 लोगों के नाम थे, एक का पता है बट 2 बस यार मुझे भी तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है। मैं शायद इसको एड्रेस किया था बट अभी तुरंत तो ऐसे नाम क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि टीपीए था ना, आईपीसी होता तो बता दे। टीपीए से तुरंत नहीं क्लिक कर रहा है ईमानदारी से। ठीक है चलो। सो गाइस आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन सा मैंने ऐड किया था, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। इफ यू आर नॉट एडेड यू विल बी एडेड। ओके चलो यार लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज के तो समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया। ठीक है सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड दिल्ली के चांदनी चौक के लहंगों की कसम, जय हिंद। ऐसा इसलिए है क्योंकि भोपाल में भी दुकानें हैं लेकिन दिल्ली में चांदनी चौक है। मिला नहीं, भोपाल में नहीं मिल रहा यार। इन लोगों को लेके दिल्ली जाना पड़ेगा। आपके दिन पास आ रहे, कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ दिल्ली आ जाओ फिर से, यही तो रह गया। मैं बता रहा हूँ ना, सफरनामा खत्म हुआ, 6:30 पे हम लोग फ्री हुए। ठीक 7 बजे मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मैं हरियाणा में थी, अब मिल सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं बहन अब नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज के तो समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जयपुर आएंगे जल्दी। ठीक है टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद। ठीक है बाय बाय। जयपुर आना पड़ेगा क्योंकि जयपुर में कोई सा शायद आशीर्वाद कलेक्शन करके है, तो वहां की भी साड़ियां बड़ी फेमस है, साड़ियां सूट वगैरह बड़े फेमस है, तो आएंगे। बाय बाय।